साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि कांग्रेस से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और किस लेवल पर कांग्रेस जा चुकी है। शायद इससे नीचे अब कोई लेवल बचा ही नहीं है। जी, पहली बात तो राहुल गांधी जर्मनी गए हुए हैं, वहां जाकर के भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं जिससे कि भारत डिफेम हो, और इधर इन्हीं की पार्टी के पृथ्वीराज चौहान इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे भारत तो डिफेम होगा ही, साथ में भारत की सेना भी डिफेम होगी, उसका भी मनोबल गिरेगा। पृथ्वीराज चौहान कोई हल्के नेता नहीं है। ये 4 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2010 से 2014 तक। कई बार 3 बार के आसपास लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और 3 बार के आसपास ये एमएलए और एमएलसी रहे हैं। यानी कि एक अच्छे खासे कद के नेता कल बयान दे रहे थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत तो पहले दिन ही हार गया था। जी, इन्होंने ये बोला है कि हम तो पहले दिन ही हार गए थे, उसके बाद तो बस खींचा है युद्ध को। साथ में इन्होंने कहा है कि भारत को सेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा सेना 1 किलोमीटर भी नहीं चली, जो कुछ भी हुआ वो सब हवाई फायर था या फिर वायुसेना ने युद्ध लड़ा, तो हमें सेना की जरूरत नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। और साथ ही इनके बयान को पाकिस्तान में बार बार दोहराया जा रहा है और रेफरेंस दिया जा रहा है कि देख लो, अब भारत के नेता भी स्वीकार रहे हैं कि वो हार गए थे। पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा दुनिया में चला रहा था, नैरेटिव चला रहा था कि वो जीता है, उस नैरेटिव को बल दे रही है कांग्रेस। पूरी दुनिया के देश जहां ऑपरेशन सिंदूर पर अध्ययन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के देश जो भारत से ब्रह्मोस के ऑर्डर को बढ़ा चुके हैं, पूरी दुनिया के देश जहां पर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, वहीं भारत में रह रहे कुछ नेता ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए तो फिर आप दे सकते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, जुबान फिसल गई है ऐसा भी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। इस पर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपॉलॉजी के लिए कि मुझे कोई माफी नहीं मांगनी, मेरे को राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, मैं बोल सकता हूं। बोलने के अधिकार के नाम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि सेना का उपयोग ही नहीं हुआ तो हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। उपयोग तो परमाणु बम का भी नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। उपयोग तो बहुत चीजों का नहीं हुआ है, तो उनकी जरूरत हमें है ही नहीं। ये मानसिकता है कांग्रेस की। यही मानसिकता एक बार नेहरू जी की थी कि हमें एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो 62 के युद्ध में हम चाइना से हार गए थे और हमारा एक्साइजिंग चला गया था। इस अप्रोच के साथ पृथ्वीराज चौहान किसको खुश करना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी को खुश करना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से पृथ्वीराज चौहान का नाम पार्टी में गूंज नहीं रहा था। अब शायद अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हों, या इस तरह के बयान से वो अपने वोटर को खुश करना चाह रहे हैं। नेता कभी भी बयान देता है तो वो जरूर किसी न किसी को टारगेट कर रहा होता है, या तो अपने से किसी सीनियर नेता को जिसको टारगेट करने से कुछ बात बन जाए, या अपने वोटर्स को। दोनों ही केस में आप समझ जाइए कांग्रेस के वोटर्स कैसे हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता किस तरह की मानसिकता से खुश हो रहे हैं। और ऐसा बयान पहले भी दिया जा चुका है। आप अगर गौर करें, ये तो राहुल गांधी ने कहा है जर्मनी में कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है। इस पर हम आएंगे, इस टॉपिक पर। पहले आगे बात करते हैं। कांग्रेस के ही एक फॉर्मर एमपी रहे हैं संदीप दीक्षित जी, ये शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। इन्होंने भी एक जमाने में 2017 में कहा था कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है। बाद में फिर इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। ये हैं, इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं। आपको भी याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद राहुल गांधी ने न जाने कितनी बार संसद में बाहर एक क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री से कि बताइए हमारे कितने विमान गिरे हैं, हम इंडिया के कितने जेट्स गिरे हैं। एक रिपीटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, और उधर ट्रंप बार बार एक जवाब देते थे कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में 6 जेट गिरे हैं, कभी कहते थे 7 जेट गिरे हैं, कभी कहते थे 5 जेट गिरे हैं। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं बताया किसके गिरे हैं, वो आंकड़ा देते रहते थे, ये सवाल पूछते रहते थे। उधर ट्रंप कहते रहते थे इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें बुरा क्या है। इस तरह की मानसिकता वाले लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग इन्हें बनाना भी चाहते हैं।
इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने इंडियन आर्मी के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद इनके ऊपर केस कर दिया गया था बीआरओ के डायरेक्टर के द्वारा, जो उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। उस केस के बाद 5 बार तक तो ये सुनवाई में गए ही नहीं। फिर एक बार गए तो कोर्ट ने इनको फटकारा और फिर इनको बेल दी है। इन्होंने क्या कहा था ये भी आप देख लीजिए, कहीं फिर आपको लगे मैं मन से बोल रहा हूं। देखिए, इन्होंने कहा था चाइनीज सोल्जर्स आर बीटिंग अप इंडियन आर्मी पर्सनल। आपको याद होगा एक बयान इन्होंने दिया था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि चीनी सैनिक हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस आए हैं, 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है और हमारे आर्मी मैन को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग किया था इन्होंने, और विदाउट एनी प्रूफ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, जबरदस्ती बोल रहे थे। इसके बाद जब ये कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला था इनसे कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। ये बोल चुके हैं राहुल गांधी, ठीक है साहब। और साथ ही आप याद कीजिए, जब 2020 के आसपास गलवान क्लैश हुआ था चाइना के साथ, उस वक्त भी राहुल गांधी एक ही क्लेम करते थे, चाइना हमारी धरती में घुस आया है, हमारी धरती को कब्जा लिया है, हमारे बहुत सारे लैंड को कब्जा लिया है। इस तरह का एक वक्तव्य हमेशा देते थे, ठीक है। फिर जब गलवान में जब ये स्टैंड ऑफ हो रहा था इंडियन आर्मी का और चाइनीज़ आर्मी का, 4 साल तक स्टैंड ऑफ रहा है। पिछले साल ही ये दोनों आर्मी अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंची हैं। तो जब चाइना की आर्मी वापस लौट गई जहां से आई थी, उसके बाद आपने राहुल गांधी को एक भी बार नहीं देखा होगा कि चाइना जहां से आया था वापस वहीं पहुंच गया। पहली बात तो चाइना भारत में नहीं आया था, चाइना जहां खड़ा रहता था उससे थोड़ा आगे आ गया था, वो एक वीडियो में समझा चुका हूं। तो चाइना की आर्मी जब वापस लौट गई तब राहुल गांधी ने एक भी बार नहीं कहा कि देखो चीनी आर्मी लौट गई, चीनी आर्मी लौट गई। कभी भी आपने नहीं देखा होगा राहुल गांधी चीनी आर्मी का मजाक उड़ा रहे हों या उसको डिफेम कर रहे हों। सवाल उठाएंगे खुद पे ही। इस तरह की बातें करने वाले नेताओं को जनता वोट क्यों दे? और जब जनता वोट नहीं देगी तो ये क्या कहते हैं, ईवीएम खराब है या वोट चोरी हो रही है। साथ ही आप याद करिए 2008 के आसपास राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो, जो इनकी माता जी हैं सोनिया गांधी, ये दोनों चाइना गए थे और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू साइन करके आए थे। ये बात कहीं से लीक हो गई। राहुल गांधी से पूछा गया कि आप वहाँ गए थे क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कहीं नहीं गए। फिर चाइना को नहीं पता था कि राहुल गांधी ने बयान दे दिया है। चाइना ने वो फोटो जारी कर दी ट्विटर पे, उससे ये बात खुल के सामने आ गई, अच्छा ये तो कुछ साइन हो रहा है डॉक्यूमेंट। फिर जब चाइना को पता चला कि राहुल गांधी ने तो मना कर दिया, फिर वो डिलीट कर दिया गया वहाँ से। बट तब तक ये वायरल हो चुकी थी। यानी कांग्रेस के बीच में और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कोई एमओयू भी साइन हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या लिखा है, किस चीज पर सहमति बनी है, यह आज तक किसी को नहीं पता। अब आप बताइए कि क्या यह पार्टी वोट देने लायक है? जब 2019 में एयर स्ट्राइक करी थी भारत ने, तब सबूत मांगे जा रहे थे। सेना ने अगर एयर स्ट्राइक करी है तो सबूत दे, वीडियो दिखाए। तब तो ये विपक्ष वाले सब बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे थे। इन लोगों को मतलब ये हदें पार कर देते हैं ना, पता भी नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। शायद इनका वोट बैंक ही ऐसा है जो इस तरह की बातों से खुश होता है। बाकी आप समझदार हैं। अभी देख लीजिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। भाई एसआईआर में जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसने डबल अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं या फर्जी तरीके से बना रखे हैं, उसको बस छांटा जा रहा है। इसमें तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा जबरदस्ती का विरोध कर रहे हो। क्यों? ये कैसी मानसिकता है, समझ में नहीं आती। अब आते हैं राहुल गांधी पे। आप गौर करिए, राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे वहां जाकर के जिससे कि भारत का नाम और खराब हो। प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे कि लोग भारत के प्रति आकर्षित हों। ये जाएंगे तो भारत का नाम डुबो के आएंगे। कभी बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी बोलते हैं कि भारत में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो सभी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, कभी बोलते हैं भारत की मीडिया को आज़ादी नहीं है, कभी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, मुझे इतना भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, अब इन्होंने बोला है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। जर्मनी में गए हुए ना, वहाँ इस तरह की BMW की मोटरसाइकिल में, कार में बैठ रहे हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधीज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइनिंग रिमार्क्स इन जर्मनी स्पार्क्स रो। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। चलो इस केस का थोड़ा अध्ययन करते हैं।
मान लीजिए गिर रही है, इसका मतलब पहले तो उठी हुई थी, बहुत ऊपर थी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ऊपर थी तो भारत में फिर इतनी गरीबी क्यों थी, भारत में रोजगार की समस्या क्यों थी, हर आदमी फिर सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भाग रहा था? कांग्रेस के काल में तो सब ऊपर था ना। सारे मोबाइल भारत में क्यों नहीं बन रहे थे, सारी गाड़ियां भारत में क्यों नहीं बन रही थी, चाइना इतना तरक्की क्यों कर गया? फिर कांग्रेस जवाब दे। अब दूसरे पॉइंट पर आइए कि गिर रही है क्या उठ रही है, वो हम डेटा से देखते हैं। देखिए साहब, प्रेस रिलीज है 1 फरवरी 2025 की, ठीक है। 2013-14 में जब मोदी जी आए थे, उस वक्त भारत जो एक्सपोर्ट करता था वो लगभग 466 बिलियन डॉलर का करते था, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट में सर्विसेज भी आती हैं, गुड्स भी, माल भी आता है। अब 23-24 में, ये 23-24 का आंकड़ा है, अगले साल का आना बाकी है, लगभग 778 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है। यानी कि एक्सपोर्ट हमारा लगभग दुगना हो गया है। नया डेटा आ जाने देना, दुगना ही मिलेगा आपको। एक्सपोर्ट आप कब करते हो? जब आपके पास गुड्स होता है, माल होता है। माल कब होता है? जब आप बनाते हो उसे, तभी तो बेचोगे बाहर। तो ये माल बन कहाँ रहा है अगर मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है तो? इसका जवाब राहुल गांधी दें। बेशक हम सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर सर्विसेज इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो जाती कि इतना ज़्यादा उछाल आए। माल हमारा बड़े स्तर पर बन रहा है, उसका भी उदाहरण देखते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दुनिया में अलग अलग देशों की रैंकिंग है, देखते हैं। चाइना पहले नंबर पे है भाई, ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल मार्केट का 29% चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। यूएस दूसरे नंबर पे 17%, पूरी दुनिया का 17%। 2010 तक यूएस नंबर 1 पे था, चाइना ने फिर उसे पछाड़ दिया था। फिर जापान है 5%, सीधे 5 पे आ जाता है। जर्मनी है 5%, साउथ कोरिया है 3%, इंडिया है 3%। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें नंबर पर आता है इंडिया पूरी दुनिया में। बेशक ये बात सही है कि 29 और 17 के आगे 3 कुछ नहीं है। ये बात भी सही है कि अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ये बात भी सही है कि हमारे देश का साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत कम है। बट धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रहे हैं ना, दिख तो रहा है ना, डिक्लाइन तो नहीं जा रही ना। हमें भी बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसीलिए मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स आई, इसीलिए आपको याद होगा मुद्रा लोन जैसी स्कीम आई, स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम आई। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति छोटा छोटा स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करे, जिससे कि स्वयं रोजगार दिया जा सके और हम किसी और को भी रोजगार दे सकें। आज देखिए हमारे देश में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 7-8 साल में स्टार्ट हुए हैं। जी, आपकी नज़र में भी कई ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई स्टार्टअप करके बैठे हैं। तो क्या ये डिक्लाइनिंग जा रहा है मामला? इस पर जवाब दें। राहुल गांधी तो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे। अच्छा, एक चीज़ और, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण कौन कर सकता है? या तो कोई स्टार्टअप वाला करेगा जो नया स्टार्ट हुआ है। अब जो स्टार्टअप वाला होगा वो छोटी सी यूनिट स्टार्ट कर पाएगा, 5-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लाख, 1 करोड़ ही कर लेगा। उसमें धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ेगा, जिसमें से टाइम लगेगा, 20 साल 25 साल लगेंगे। बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करवाना, इंडस्ट्रीज खोल देना रातों रात, ये बड़े बड़े उद्योगपति कर सकते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कर भी रहे हैं, टाटा भी कर रहे हैं। अब जब वो कर रहे होते हैं तो यही राहुल गांधी उनको गाली दे रहे होते हैं, अरे देश बेच दिया अडानी को, देश बेच दिया अडानी को, अडानी को। अरे भैया, अडानी कल को एक सेटअप खोल लेने आ तो तुम ये कहते हो कि देश बेच दिया, फिर वहां जाके कह रहे हो कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग तो गिर रही है। तो करें क्या? हैरानी की बात है। आगे देखिए साहब, ये हैं टॉप 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चाइना के बाद भारत है दुनिया में दूसरे नंबर पे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014-15 में, बता रहा हूं, 2014-15 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की केवल 2 यूनिट्स थी, 2 यूनिट्स। आज 300 यूनिट्स हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014-15 में 18,000 करोड़ की हो रही थी, जो अब 24-25 में 5,45,000 करोड़ की हो रही है। मोबाइल का एक्सपोर्ट 2014-15 में लगभग 1,500 करोड़ रुपए का था,
जो बढ़ के अब 2 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रहा था, जो अब 24-25 में बढ़कर के 11.3 लाख करोड़ का हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के एक्सपोर्ट की बात कर लो ओवरऑल, तो 2014-15 में हम लगभग 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो अब बढ़ करके 3,27,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। इसी के साथ आगे देखें तो मोटर व्हीकल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल की, दुनिया में 2020 के बाद की बात हो रही है, दुनिया में नंबर 1 है चाइना, फिर यूएस, जापान, 5वें नंबर पर है भारत। और इन्हीं ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 1991 में हम लगभग 2 मिलियन यूनिट्स ऑटोमोबाइल बनाते थे, यानी कि 20 लाख यूनिट। अब का आंकड़ा आपको पता ही है, 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 50 मिलियन यूनिट्स बनाएं। देखिए भारत बना भी लेगा, भारत के पास कैपेसिटी है। और ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है। कभी भी हम दूसरे देश में जाते हैं, बेशक कोई सेक्टर में हमारे देश में कमी है, हमारे देश में बहुत कमियां हैं, हमें जिस पर काम करना है। और वर्तमान सरकार ने सारी कमियों को दूर कर दिया है, ऐसा भी नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है। लेकिन जब भी हम विदेश में जाते हैं तो हमें अपनी कमियां नहीं गिनानी होती, हमें अपनी खूबियां गिनानी होती हैं। हमें वहाँ जाके बदनामी नहीं करनी, हमें वहाँ जा कर के अपने देश को उठाना है। आप कभी अपने घर से किसी दूसरे के घर में जाते हैं, जान पहचान वाले के में, तो क्या अपने घर की बुराइयाँ करते हैं वहाँ जाके कि मेरे घर में ये कमी है, मेरे घर में वो कमी है, अरे फलाना आदमी फलाने से लड़ता रहता है, कल उसने उससे ऐसा कह दिया था, अरे हमारे घर में अब देखो ये दिक्कत आ गई है। आप तारीफ ही करेंगे या चुप रहेंगे? लेकिन ये आदमी जब भी विदेश जाता है, भारत की कोई ना कोई नेगेटिव बात ही करता है। और फिर दुनिया कहती है कि आप इनकी बुराई क्यों करते हैं, आप तो साहब मोदी के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, आप अंधभक्त हैं। चलो मैं इनका भक्त होना चाहता हूँ, मुझे कोई एक पॉइंट तो दो, मैं हो लूँगा भी 2 मिनट भक्त इनका। इस आदमी को ये खूबी बता दे कोई, इस आदमी में ये खूबी है बस। तो साहब ये चल रहा है देश में, इस लेवल पर कांग्रेस आ गई है कि अब पता नहीं क्या इससे नीचे क्या ही जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।